मेरा नाम निखिल है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से करीब 11 साल पहले की है। उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में पढ़ा करता था। ये उस दिन की बात है जब हमारे गांव के लोग होली का त्योहार मना रहे थे। होली का त्योहार किसे अच्छा नहीं लगता। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। और उन दिनों बड़े बुजुर्ग लोग होली के कामों में लग जाते तो हम बच्चों का एक ही काम होता था, और वो ये कि होली जलाने के लिए आसपास के इलाके से लकड़ियां इकट्ठा करना। उस साल भी हम सभी लोग हमेशा की तरह बड़ी धूमधाम से होली मनाना चाहते थे। तो जैसे हमें बताया गया था, हम बच्चों ने एक दिन पहले ही दोपहर को आसपास के इलाके से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हम सभी बच्चे, ज्यादातर हम उम्र होने की वजह से, हम थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा करते करते पास ही के एक मैदान में खेलने चले गए। लेकिन खेल खेल में हम ये भूल गए कि हमें तो बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करनी है। अब हमारे पास जो लकड़ियां थी वो होली के लिए काफी नहीं थी। शाम का वक्त हो चला था। तभी गांव से एक लड़का आकर सब पर चिल्लाने लगा कि गांव के लोग बड़बड़ाने लगे हैं। सुबह से सबको लकड़ियां लाने भेजा है और अब तक वहां एक भी लकड़ी जमा नहीं हुई है। अब बहुत गालियां पड़ने वाली है। उसकी वो बात सुनते ही वहां मेरे साथ जो दोस्त थे वो लकड़ियां लाने यहां वहां भागने लगे। उस वक्त मेरे एक दोस्त मोहन ने मुझसे कहा कि रुक जा, भागने की जरूरत नहीं है। वो जो बीच रास्ते में एक पुरानी कोठी है ना, उसमें कई सारी लकड़ियां हैं। जाते जाते वहीं से कुछ लकड़ियां लेकर हम घर चले जाएंगे। लकड़ियां भी मिल जाएंगी और सबसे आगे भी पहुंच जाएंगे। वैसे भी इतने सालों से वहां कोई रहता तो नहीं है, तो किसको पता चलने वाला है कि हमने कहां से लकड़ियां लाई है। मुझे भी मेरे दोस्त की बात ठीक लगी और फिर हम दोनों उस कोठी की तरफ चले गए। अपने आसपास देख चुपके से कंपाउंड की दीवार को फांदकर अंदर कूद पड़े। उस वक्त ज्यादा नहीं, शायद शाम के कुछ 5 बज रहे थे। फिर धीरे से हम दोनों उस कोठी के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही हम दोनों को घुटन सी होने लगी, क्योंकि अंदर तो सब तरफ बस धूल ही धूल थी। अंदर हर जगह मकड़ियों के जाले बने हुए थे। हवा ऐसी घुटन भरी थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी अगर यहां सिर्फ एक रात गुजारे तो वो दम घुट के मर जाएगा। मैंने जल्दी से जाकर उस कोठी की खिड़कियां खोल दी। टूटी पुरानी काली पड़ी हुई खिड़कियां खोलने के बाद हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। अंदर की बदबूदार हवा धीरे धीरे सांस लेने लायक हो गई। वहां नीचे करीबन 4 से 5 कमरे थे और ऊपर भी एक मंजिल थी। वो एक लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ बहुत पुराना मकान था। जब हम दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे में यहां वहां घूम रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों के अलावा वहां कोई है, जो कि हमारे साथ साथ ही हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा, तुझे यहां कुछ अजीब सा नहीं लगता? मेरे दोस्त ने मेरी बात को काटते हुए कहा, हाँ वही तो, मैं भी तुझे अभी यही कहने वाला था। ये कोठी कब से बंद है पता नहीं, लेकिन जब से मैं इसे देखता आ रहा हूं ना, तब से ये ऐसी ही है। सुना है कि कई साल पहले इस कोठी में 2 खून हुए थे। उसके बाद से ये कोठी ऐसे ही बंद पड़ी हुई है और शायद इसीलिए डर के मारे यहाँ कोई आता जाता नहीं। मैं तो बचपन से यहीं आसपास खेलता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक यहाँ कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया। मेरे दोस्त की बात सही थी। हम बच्चे कब ऐसी बातों को सीरियसली लेते हैं। वैसे भी हम सभी बड़ों की बातों को मजाक समझकर भुला देते हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता था कि ये बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए कुछ भी बकवास कहानियां बनाकर सुनाते रहते हैं। जब हम एक कमरे से दूसरे कमरों में जा रहे थे तो अंदर ज्यादा लकड़ियां नहीं थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, अबे तूने तो कहा था कि यहां बहुत सारी लकड़ियां हैं। तब उसने पलटकर मुझे जवाब दिया, ये गांव वालों ने एक एक कर शायद यहां से लकड़ियां गायब कर दी है। चल ऊपर चलकर देखते हैं। तब मैंने मोहन से आगे और पूछा, अच्छा यहां असल में हुआ क्या था? उसने गंभीर आवाज में कहा, 2 खून हुए थे। मैंने फिर जिज्ञासा से पूछा, मतलब किसके किसके? इसी घर के मालिक और मालकिन का।
अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। मतलब कैसे? किसने मारा था उन्हें? मोहन ने मुंह बनाते हुए कहा, अबे बहुत पकाऊ स्टोरी है। कहते हैं कि इस घर का मालिक बहुत शकी इंसान था। हर वक्त अपनी पत्नी पर शक किया करता था। ऊपर से उसे कोई औलाद भी नहीं थी। तो एक दिन उसने गुस्से में आकर सबसे पहले अपनी पत्नी को मार डाला और किसी को पता न चले इसलिए उसने उसे यहीं कहीं दफना दिया। कुछ ही दिनों बाद वो पागल जैसा बर्ताव करने लगा और फिर एक दिन उसी की पत्नी के भूत ने आकर उसे भी मार डाला। ऐसे भी कभी होता है क्या? बात करते करते हम दोनों भी लकड़ियों की पुरानी सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की मंजिल पर चले गए। लेकिन सच कहूं तो मोहन की बात सुनने के बाद उस सन्नाटे में सीढ़ियों से आती उस करकराती आवाज से मुझे डर लगने लगा था। हम जब ऊपर पहुंचे तो ऊपर छत से टूटकर आसपास बिखरी हुई कई सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। ऊपर का कमरा भी सीलन की बदबू से भरा पड़ा था। मैंने ऊपर जाते ही कमरे की पीछे की खिड़कियां खोल दी और मोहन से कहा, ऐसा करते हैं कि मैं नीचे जाता हूं और तू ऊपर से लकड़ियां नीचे फेंक। मैं उन्हें उसी वक्त उठाकर कंपाउंड की दीवार से बाहर फेंक देता हूं। फिर हम बाहर पड़ी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर यहां से निकल जाएंगे। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही मोहन खुद ही नीचे चला गया और जाते जाते उसने कहा, तू यहीं रुक, मैं झट से नीचे जाता हूं और तू यहां से लकड़ियां नीचे फेंक। अब मैं डरा हुआ तो था पर उससे क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो नीचे चला भी गया था। अब मैं अकेला ही उस कोठी के ऊपर के कमरे में था। मैंने जल्दी जल्दी में एक एक कर लकड़ियों को खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया और तब मोहन एक एक कर उन्हें उठाकर कंपाउंड की दीवार से बाहर फेंकने लगा। कुछ 7-8 लकड़ियां खिड़की से बाहर फेंकने के बाद जब मैं एक बड़ी लकड़ी उठाने पीछे मुड़ा तो देखा कि मोहन वहीं पर खड़ा था। तो मैंने चौंक कर कहा, अबे तुझे कहा था ना नीचे जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने को, तो फिर तू यहां क्या कर रहा है? उस वक्त वो बिना हलचल किए एकटक मुझे ही देख रहा था। अबे ऐसा क्यों देख रहा है? जाना नीचे जल्दी। और ऐसा कहते हुए मैं लकड़ी उठाने नीचे झुका ही था कि तभी मुझे नीचे से आवाज आई, निखिल क्या कर रहा है यार, फेंकना जल्दी से। उस आवाज को सुनकर मेरा दिमाग सुन्न सा रह गया। मैंने वहीं से नीचे खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मोहन नीचे ही खड़ा था। फिर मैंने धीरे से पलटते हुए पीछे देखा पर तब मेरे पीछे वहां कोई नहीं था। उस वक्त मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं भागते हुए ही उस कोठी से उतरकर बाहर चला गया। घबराते हुए मैंने निखिल से कहा, अबे चल यहां से चलते हैं, यहां मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मोहन ने मुझे रोकते हुए कहा, रुक ना, इतनी सी लकड़ियों से क्या होगा, हमें और लकड़ियां लानी होगी। तब मैंने ऊपर देखते हुए उससे कहा, नहीं, मैंने ऊपर अभी किसी को देखा जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मोहन भी कुछ पल के लिए शांत हो गया और सोचने लगा। उसे लगा कि मैं उसे डराने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूं, लेकिन वो भी ऊपर जाने से डर रहा था क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। और कोई कितना भी बहादुर क्यों न हो, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को डर जरूर लगता है। तो कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा ठीक है, चल चलते हैं, सुबह आकर देख लेंगे। और फिर हम दोनों ने जल्दी जल्दी में वहां पड़ी 2-4 लकड़ियों को उठाकर कंपाउंड की दीवार से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मैंने महसूस किया कि ऊपर की खिड़की में कोई खड़ा है जो शायद हमें ही देख रहा है। वहां एक काली सी परछाई थी शायद, जो एक पल के लिए मुझे दिखाई दी और फिर पलक झपकते ही कहीं गायब हो गई। कंपाउंड की दीवार पर चढ़ते ही मैंने मोहन को हाथ देकर ऊपर उठाना चाहा, लेकिन तब मोहन मुझसे ऊपर उठाया नहीं जा रहा था। वहां पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। मुझे लगा कि उसका पैर कहीं फंस गया होगा। मोहन मुझ पर चिल्ला रहा था कि मेरा पैर कहीं फंस गया है तो थोड़ा जोर से खींच। मैंने उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचते हुए नीचे देखा तो एक काला सा भद्दा सा हाथ उसके पैर से सरकता हुआ नीचे चला गया। उस हाथ से छूटते ही मोहन ऊपर आ गया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पैर कहां पर अटक गया था। वो देख मेरा दिल तो धड़कना ही बंद हो गया।
मोहन मुझसे बार बार ये बात पूछ रहा था, क्या हुआ तुझे, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? पर मैं कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। मैं किसी तरह बाहर कूद पड़ा। मेरे साथ साथ मोहन भी बाहर की तरफ आ गया। तब हमने देखा कि बाहर तो एक भी लकड़ी नहीं थी, लकड़ी का टुकड़ा तक नहीं था। वो देख हम दोनों हैरान रह गए थे। मोहन मेरे सामने बस न डरने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो भी डरा हुआ था। हम दोनों भी बिना कुछ आपस में बात किए घर की तरफ दौड़ने लगे। मैं सबसे पहले अपने घर पहुंच गया, क्योंकि मेरा घर गांव के शुरुआत में ही था, तो मोहन का घर मेरे घर से आगे गांव के दूसरे छोर पर था। मैं डरा डरा सा ही घर पर आ गया। घर पहुंचने के बाद भी मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी हालत देख मेरी मां ने मुझसे कई सवाल किए कि क्या हुआ है तुझे, तू इतना डरा हुआ क्यों है? पर मैंने सच बताना ठीक नहीं समझा। मैंने बात को टालते हुए उनसे बस ये कहा, बहुत तेज भागने की वजह से हाथ पांव कांप रहे हैं। और इतना कहकर मैं सीधे अंदर के कमरे में चला गया। अंदर जाते ही मैं अपनी खाट पर लेट गया। कुछ देर बाद मैं थोड़ा शांत हुआ, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मतलब जो मैंने देखा था वो सच था या मेरा वहम था। वो मंजर याद करते सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई पता नहीं चला। रात 8 बजे के करीब मेरी मां ने मुझे खाना खाने के लिए जगाया। मेरी हालत अब भी थोड़ी खराब थी। मेरा पूरा शरीर तब दर्द कर रहा था। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने बैठ गया। तब मेरे बाबा घर पर नहीं थे, तो मैंने मां से पूछा, आज भी बाबा खेत पर रुके हैं क्या? तो मां ने बताया कि बाबा मोहन के पिताजी के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। पर तभी बाहर मोहन की मां आ गई। मोहन की मां और मेरी मां के बीच में मोहन को लेकर कुछ बातचीत चल रही थी। मैं अंदर तो था, लेकिन उनकी बातें मैं साफ साफ सुन पा रहा था। उनकी बातों से मुझे पता चला कि मोहन को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर चले गए हैं। मेरे पापा भी उन्हीं के साथ है। मैं समझ गया कि उस घटना का शायद मोहन को जरूर सदमा लगा होगा। उस रात मैं चुपचाप मेरी मां की गोद में सो गया। मैंने मां से पूछा कि क्या हुआ है मोहन को। मां ने बात को टालते हुए कहा, तेरा दोस्त है और तुझे पता भी नहीं? तो मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं, मतलब हम साथ में खेल रहे थे, तब तक तो वो ठीक था। फिर मां ने मुझे बताया, ठीक से पता नहीं पर उसकी मां कह रही थी कि बाहर से वो खेलकर घर आया और घर पर आने के बाद से उसे अचानक से बहुत तेज बुखार चढ़ गया। बाद में वो अचानक से उल्टियां करने लगा, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर चले गए हैं। उस रात वो सारा मंजर याद कर और मोहन के बारे में सोचकर मेरी नींद ही उड़ चुकी थी। पर रात देर रात कब मेरी आंख लग गई पता नहीं चला। बीच रात किसी खड़खड़ाहट की आवाज से मैं जाग उठा। कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। मैंने उठकर अपने आसपास देखा, तब सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने हाथ से यहां वहां टटोल कर देखा तो पाया कि मेरी मां मेरे पास नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया। तभी किसी ने फिर से दरवाजे की कुंडी बजाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मेरी आंखों में पानी भर चुका था, हाथ पांव थरथराने लगे थे। मैंने डरी हुई आवाज में पूछा, मां, मां, क्या ये तुम हो? पर मां का कोई जवाब नहीं आया। मेरी मां मेरे पास नहीं थी। मैं घबराते हुए थोड़ा पीछे हट गया। दरवाजे पर अब भी कोई खड़ा था, पता नहीं कौन था, मां थी या बाबा थे। मैं मां और बाबा को आवाज देते हुए दरवाजे के पास चला गया। अंधेरे में दरवाजे को टटोलता हुआ कुंडी को हाथ लगाया तो पाया कि दरवाजा तो अंदर से खुला था, मतलब मां शायद बाहर गई हुई थी। वक्त का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत कर धीरे से दरवाजा खोल दिया और थोड़ा बाहर झांक कर देखा तो देखा कि मेरे घर के सामने से जो रास्ता गुजर रहा था ना, उसके बीचों बीच कोई औरत खड़ी थी। मैंने वहीं से उसे पुकार लगाई, मां, क्या वो तुम हो? मैं उसे अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन चांदनी की रोशनी में उसकी एक धुंधली सी परछाई मुझे नजर आ रही थी।
मैंने फिर से आवाज दी, मां, वो तुम हो क्या? उसने अपना एक हाथ उठाते हुए रास्ते के एक छोर की ओर इशारा किया और शायद तब उसने मेरी तरफ देखा। शायद क्योंकि अब उस धुंधली परछाई की चमकती हुई आंखें मुझे दिखाई देने लगी थी। मैंने उस हाथ के इशारे की ओर देखा तो वो औरत गांव के दूसरे छोर की ओर इशारा कर रही थी। मैंने पूरा दरवाजा खोलकर उस इशारे की ओर ठीक से देखना चाहा कि तभी अचानक से वो औरत रोने लगी। शायद वो मोहन के घर की ओर इशारा कर रही थी। वो देख मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, ऐसे जैसे जो मैं देख रहा हूं वो सब अच्छा नहीं है। तभी अचानक से रोने की आवाज शांत हो गई। मैं धीरे से कुछ कदम पीछे हट गया और पीछे हटते हुए घर के अंदर जाने लगा। उस औरत ने एक बार फिर से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद चांदी जैसी चमक रही थी और अब वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। वो माहौल मुझ में बहुत ज्यादा डर पैदा कर रहा था और तभी वो तेजी से सरकते हुए मेरे घर के दरवाजे के पास आने लगी। मैंने मां को जोर जोर से पुकारते हुए दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। मैं जाग उठा तो मां मुझे थपथपा रही थी और मेरा सिर उसकी गोद में था। वो मुझे पूछ रही थी कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? कुछ देर तक मैं सुन्न सा पड़ा रहा। मेरी मां और मेरे बाबा मेरे पास बैठे हुए थे। मेरी मां मेरे सर को सहला रही थी। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने मां से पूछा, अभी कुछ देर पहले किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया था, इसलिए शायद मैं डर गया। तब मां ने मुझे बताया कि बाबा अभी अभी घर आए हैं और तब से तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं उस वक्त मां को बताना तो चाहता था कि मैंने सपने में क्या देखा था, लेकिन तब पहले मैंने बाबा से पूछा, मोहन कैसा है अब? बाबा ने बताया कि तबीयत तो ठीक है और अभी अभी उसे घर वापस लेकर आए हैं। इसलिए फिर मैंने मेरे घर वालों को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन हमारी स्कूल को छुट्टी थी, लेकिन मेरे अंदर डर इस कदर बैठ गया था कि उस दिन मैं एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं गया। शाम होते होते मेरा डर और बढ़ गया था। पता नहीं कि मोहन की तबीयत कैसी थी। रात को मेरी मां मुझे जबरदस्ती होली की पूजा के लिए अपने साथ लेकर चली गई। होलिका की पूजा होते ही होली को अग्नि से जलाया गया। होली इतनी ऊंची थी कि होली की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें ऊपर आसमान को छू रही हो। तब मेरा ध्यान होली की दूसरी तरफ गया। दूसरी तरफ मोहन खड़ा था। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि मैंने थोड़ा गौर से देखा कि वो मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा बहुत शांत और सुन्न सा था, शांत जैसे किसी जिंदा लाश का हो। वो बिना पल के झपकाए एक टक मुझे ही देखे जा रहा था। मैं कुछ कदम आगे जरूर बढ़ा था, लेकिन उसका वो रंग रूप देखकर मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। कल की घटना के बाद मुझे उसके पास जाने से भी डर लग रहा था, पर तभी मैंने महसूस किया कि कोई परछाई उसके पीछे उभर रही है। हल्के हल्के किसी आग की तरह वो परछाई उसी के पीछे खड़ी लहरा रही है। होली की आग की रोशनी में उसका चेहरा मुझे लाल लाल जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे की परछाई काली सी थी, साफ साफ तो नजर नहीं आ रही थी, पर कुछ देर में वो परछाई फिर से छोटी होते होते शायद मोहन के पीछे कहीं छिप गई। तब मोहन ने एक आखिरी बार मुझे गुस्सैल भरी नजरों से देखा और मुझे देखता हुआ वो पीछे मुड़कर चलने लगा। मैंने उससे अपनी नजरें हटा ली और फिर नजर चुराकर उसे देखने लगा। वो पीछे पीछे जाते हुए अंधेरे में कहीं चला गया। सारे लोग अपनी ही धुन में थे। किसी का मोहन पर ध्यान नहीं था। उसके उस बर्ताव की वजह से मुझे उससे बात करने से भी डर लगने लगा था। कुछ वक्त बाद मैं भी अपने घर चला गया। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन अब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार
मोहन का वो लाल लाल चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। बीच रात बाहर किसी तरह का हंगामा खड़ा हो गया। बाबा तेजी से उठकर घर के बाहर चले गए। माँ भी उठते हुए जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैं अपनी आंखों को मसलते हुए माँ के पीछे छुपकर बाहर देखने लगा। बाहर गांव के कुछ लोग मोहन को ढूंढ रहे थे। माँ ने मुझे अंदर जाकर सोने को कहा। दूसरे दिन सुबह तक सभी लोग मोहन को ढूंढ रहे थे। वो कहां चला गया था किसी को कुछ पता नहीं चला। वो होली के बाद से ही कहीं गायब हो गया था और शायद मैं अकेला इंसान था जिसने मोहन को आखिरी बार कहीं जाते हुए देखा था, काले घने अंधेरे में। पर अंधेरा कहां तक जाता है किसी को नहीं पता।